किसको स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी पता है जो मैंने कल पढ़ाई थी आपको कि क्लोरोफिल जो है वो जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए? बोलिए जल्दी बताओ। अब पहले पॉटेड प्लांट ले लिया, कैसी लीव्स थी? वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स कैसी होती है विभोर? अलग अलग कलर की पत्तियां हो या एक ही पत्ती में दो रंग हो? हाँ जी, वेरीगेटेड लीफ क्या होती है बच्चों? वेरीगेटेड लीफ मैम वो लीफ होती है जिसमें ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों कलर्स होते हैं एक ही लीफ के अंदर। हाँ जी, और बताइए जल्दी, और आगे। पहले डार्क में रखेंगे 3 दिन के लिए, क्यों? क्योंकि मैम उसका सारा स्टार्च जो है, जो उसने फोटोसिंथेसिस पहले करी हुई है, वो सारी क्या हो जाए, वो सारा स्टार्च यूज हो जाए। हाँ जी, फिर ठीक है, फिर कहाँ लेके जाएंगे? फिर दोबारा से धूप में लेके जाएंगे, 5-6 घंटे के लिए रखेंगे। क्यों लेके जा रहे हैं धूप में दोबारा? ये क्या खेल चल रहा है? ताकि मैम वो दोबारा से क्या करे, फोटोसिंथेसिस करे और थोड़ा सा बेचारा कुछ रहम करम करके क्या बना ले, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च बना ले अपने अंदर। हाँ जी, फिर एक लीफ प्लक करेंगे उसमें से और उसको क्या करेंगे, ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करने से क्या, क्यों ट्रेस कर रहे हो? ट्रेस करने से मैम ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ग्रीन है और कहाँ कहाँ पर नॉन ग्रीन है। ठीक है, उसके बाद फिर बेचारे को तड़पाने वाली बात हो जाएगी। क्या करते हैं, पहले बॉइलिंग पानी में उबालेंगे, पानी को गर्म करेंगे, उसमें रख देंगे। ठीक है, फिर मैम एक बीकर लेंगे जिसमें अल्कोहल होगा, उसमें वो लीफ डालेंगे जिसको पहले से बेचारी को बॉईल कर रखा है, और मैम उस पूरे बीकर को विद लीफ विद अल्कोहल कहाँ रखेंगे, वाटर बाथ में। अब वाटर बाथ में जो पानी है उसको गर्म करेंगे और इनडायरेक्टली अल्कोहल भी साथ साथ क्या होगा, गर्म होगा, और वो लीफ भी क्या होगी, वो भी गर्म होगी, वो कहाँ बचेगी बेचारी। ठीक है, फिर बताओ और क्या? भाई लीफ को अल्कोहल में से निकालेंगे, वॉश करेंगे, वैसे भी वॉश करने की जरूरत भी नहीं है, वैसे कर लेंगे वॉश, क्योंकि मैम पहले से क्या हो गया, उसका सारा कलर चला गया है बेचारी का, और अल्कोहल क्या हो गया है, अल्कोहल मैम कलर्ड हो गया है। हाँ जी, फिर किस में लेके गए, आयोडीन सोल्यूशन में। आयोडीन सोल्यूशन में जाने के बाद क्या होगा बच्चों उसका, मैम जहां जहां से हरी थी वहां से ब्लू ब्लैक हो गई है आयोडीन के साथ। क्यों? इस एक्टिविटी से मैम ये पता चला था कि जहां जहां भी हरा है वहां क्लोरोफिल है, और जहां जहां क्लोरोफिल है वहीं फोटोसिंथेसिस हुई है, और जहां फोटोसिंथेसिस हुई है वहीं पर स्टार्च बना है, और स्टार्च जो है मैम वो आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है टू टेस्ट चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। वो आयोडीन सोल्यूशन के साथ ब्लू ब्लैक कलर जहां भी आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया है, वहां पर मैम स्टार्च है। ठीक है, सो कल वाली एक्टिविटी जो तुमने पढ़ी थी उससे ये पता चला था कि क्लोरोफिल का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। आज हमने 2 चीजें और पढ़नी है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, होपफुली ऑटोट्रॉफिक खत्म करके हेटेरोट्रॉफिक पे चलेंगे। ठीक है, हाँ जी, दूसरी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में ये पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। 4 कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ चुके हैं? कौन कौन सी 4 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। वाटर को छोड़ के बाकी तीनों की एक्टिविटी है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स। ठीक है, ये ऐसे ऐसे सेम और सेम साइज के लेने हैं, अभी पता चल जाएगा सेम साइज के क्यों ले रहे हैं, है ना। 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं सेम साइज के, वही विचारों के इनके साथ भी सेम करना है। पहले क्या करो, डार्क रूम में रख दो। हाँ जी देव, क्या हो जाएगा डार्क में रखने से? स्टार्च गेट्स यूज्ड अप। मैम अभी तक इस प्लांट ने जितनी फोटोसिंथेसिस कर रखी होगी ना धूप में, इन दोनों का स्टार्च क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, अंदर रख दिए, जैसे वही भारद्वाज को खाना खिलाया 2-3 दिन का, कमरे में बंद कर दिया विदाउट खाना, खाना खत्म हो जाएगा, फिर 2 दिन बाहर निकालेंगे, फिर खाना देंगे इसको दोबारा से। तो यही इसके साथ कर रहे हैं। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। ध्यान से सुनो, अब सुन लो, हाय हाय मत करो, बैठ के आराम से रिलैक्स, पहले सुन लो फिर बातें कर लेना। हाँ जी, क्लास के बाद देखो, ये 2 पॉटेड प्लांट है तुम्हारे, ये देखो ये नीचे क्या रखी हुई है, एक कांच की प्लेट रखनी है, ग्लास प्लेट। ठीक है, पहला स्टेप। वो फिर ये कह रहा है कि प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ जल्दी, फर्स्ट चैप्टर में सबने सीखा है बनाना। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, K पे 1+ और OH पे 1-। ठीक है, KOH बन जाएगा। बहुत बार सवाल आता है कि बताओ वो कौन सा केमिकल है जिससे तुम सारी की सारी CO2 को सोख लोगे, सारी की सारी CO2 क्या कर लोगे, एब्जॉर्ब कर लोगे, तो वो KOH है। अब वो ये कह रहा है
एक गमले के पास तो तुमने KOH रख दिया इस तरीके से, और एक के पास कुछ नहीं रखना, कोई KOH वगैरह नहीं रखना है। फिर वो ये कह रहा है तुम्हें, देखो क्या बोल रहा है, द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड टू एब्जॉर्ब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड्स के लिए MCQ आ जाता है बहुत बार कि बताओ KOH का क्या यूज है। तो KOH का काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना। उसके बाद ये कह रहा है कवर बोथ द प्लांट्स विथ सेपरेट बेल जार्स, ये बेल जार है इस तरीके से, इससे क्या करो, दोनों को कवर कर दो। पहले अंदर रखा, अंदर के बाद जब बाहर निकाला है तो पहले ये ट्रीटमेंट देनी है, एक के पास KOH रखना है, एक के पास KOH नहीं रखना है, फिर ऊपर से बेल जार से कवर करना है, और फिर बच्चों फाइनली उसको सील कर देना है बिल्कुल वैसलीन से, यहां पर प्रॉपर तरीके से केमिकल लगा के बिल्कुल सील मार दो। वैसलीन वो नहीं है ये, है ना, सर्दियों वाली वैसलीन इसको लगा दी, ठीक है, वैसलीन आती है, केमिकल्स आते हैं, टेप टाइप की भी आती है, इसको बिल्कुल ऐसे चिपका दो कि बाहर से CO2 अंदर ना जाने पाए। पता चला जी बैठे गमलों पे मालिश कर रहे हैं वैसलीन की, सर्दियां हो रही हैं। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, एयर टाइट बना दिया है, एयर टाइट बना दिया वैसलीन लगा के। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर 2 आवर्स, वही सेम किया है, बट यहां पर क्या किया है, अंदर बाहर वाला स्टेप बिल्कुल सेम है मैम, यहां पर बस KOH एक्स्ट्रा रखा है। अब वो ये कह रहा है अब इन दोनों प्लांट्स को अब रखो धूप में, अब धूप में रख दो, क्या होगा, हाँ जी। फिर वो तुमको ये कह रहा है प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द, वो सेम स्टेप कर रहे हैं, सेम, ध्यान से सुनो। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये बताओ स्टेप्स क्या किए हैं। स्टेप्स ये किए हैं कि मैम 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लिए सेम साइज के, 3 दिन के लिए कहां रखा है, डार्क में। फिर मैम दोनों को अलग अलग ग्लास प्लेट पे रख के, एक के पास KOH रख दिया और दोनों किससे कवर कर दिया है, बेल जार से। उसके बाद मैम पूरा का पूरा सील कर दिया है, और फिर प्लांट को रखेंगे सनलाइट में फॉर फ्यू आवर्स। ये तो स्टेप है जो हमने किया है। और मैम जब हम धूप में रख देंगे ना, फिर हमें एक लीफ तोड़नी है और फिर हमें चेक करना है फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। हाँ जी, कैसे चेक करेंगे, दोनों की लीफ लेंगे, उसकी भी और इसकी भी, ये प्लांट A है, ये प्लांट B है, दोनों की एक एक लीफ निकालेंगे, दोनों के साथ सेम चीज करेंगे, क्या जो कल किया था मैम, वही तड़पाना, बॉइलिंग वाटर, फिर बॉइलिंग एल्कोहल, फिर आयोडीन सॉल्यूशन, सेम स्टेप्स करने हैं। इसको नोट करो पहले, फिर मैं तुम्हें बता रही हूं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। अंडरस्टूड है वैसे, जिसमें KOH रखा हुआ है मैम वहां पर सारी CO2 खत्म हो जाएगी, और CO2 खत्म, नो फोटोसिंथेसिस, नो फोटोसिंथेसिस, नो स्टार्च, नो स्टार्च, नो ब्लू ब्लैक कलर, ठीक है। तो पहले ये लिखो कि भाई ये इसकी वो है एक्टिविटी की, पहले लिखने को आती थी बट अब भी स्कूल में तो आ ही सकती है, एग्जाम में तो होपफुली ना ही आए, लेकिन ये इससे तुम्हें बहुत ज्यादा वो डीप में दोबारा से NCERT रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखो इसको फटाफट। 3 दिन के लिए छांव में रखो, फिर नीचे ग्लास प्लेट लगाओ, ऊपर बेल जार लगाओ, और एक पॉटेड प्लांट के पास रखो KOH इन वॉच ग्लास, दूसरे के पास नहीं रखना है, और फिर सील कर दो वैसलीन से प्रॉपर तरीके से, ताकि बाहर की CO2 जो है वो गमलों में अंदर ना घुसने पाए। तो इसका मतलब ये है, इस एक्सपेरिमेंट में हमने एक जो पॉटेड प्लांट है उसको CO2 दी है, और एक के पास कोई CO2 नहीं है। हाँ जी, इसके बाद बताना CO2 कहां से आई, बंद तो कर दिया है, अब बंद कर दिया है, इस पे इसके इसने तो CO2 इसकी तो जो होगी वो सारी यूज हो जाएगी, इसके पास कहां से आ रही है, हैं? चलो अंदर कुछ प्रेजेंट है, तो कभी ना कभी तो ये भी मरना चाहिए। वैसलीन तो पूरा बढ़िया वाला लगा रखी है। हाँ जी बोलो, रेस्पिरेशन कर रहा होगा ना, जिंदा है तो रेस्पिरेशन कर लेगा, थोड़ी सी CO2 निकालता रहेगा रेस्पिरेशन में से, उसकी तो बेचारे की सब कुछ ही छीन लिया तुमने। हाँ जी चलो लिख लो इसको पहले, फिर देखते हैं, जल्दी करो। लिख लो फटाफट जल्दी। तो स्टेप्स तो क्लियर होने चाहिए ताकि आसान हो जाए लिखना। लिख लिया? और इस चैप्टर में पहले न्यूट्रिशन तक का टेस्ट होगा, और उसके साथ फर्स्ट चैप्टर भी दूंगी मैं टेस्ट में, जो भी अगला टेस्ट साइंस का होगा जब भी होगा, फर्स्ट चैप्टर प्लस न्यूट्रिशन पूरा।
ठीक है, तो अपना फर्स्ट चैप्टर दोबारा से पढ़ लेना। अभी तुम्हारी कॉपी चेक करूंगी, फिर सैटरडे को बताती हूँ क्या किया हुआ है तुम लोगों ने। लिख लिया बस, अब कितना लिख रहे हो भाई? नहीं लिखा है? जल्दी करो। हो गया? चलो आओ इधर। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका कंक्लूजन क्या है? मैम एक प्लांट ए है जिसके पास KOH रखा हुआ है, एक प्लांट बी है। जो KOH है मैम वो सारा का सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा। KOH एब्जॉर्ब्स ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट अराउंड प्लांट ए। प्लांट ए के अराउंड जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मैम एब्जॉर्ब कर लिया गया है KOH के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? प्लांट ए इज अनेबल टू व्हाट? डू या परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट ए जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा एंड अनेबल टू फॉर्म व्हाट? हाँ जी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या नहीं बन पाएगा? स्टार्च। और अगर स्टार्च नहीं बन पाएगा तो क्या होगा? नो ब्लू ब्लैक कलर विद व्हाट? हाँ जी, इसमें हमें कोई भी ब्लू ब्लैक कलर देखने के लिए नहीं मिलेगा विद आयोडीन सॉल्यूशन। इसका मतलब जो प्लांट ए की लीव्स होंगी वो बेचारी नॉर्मली फेडेड सी लीफ रहेंगी, वो ब्लू ब्लैक नहीं होंगी, है ना। वही सेम ट्रीटमेंट देनी है, बॉइलिंग वाटर, बॉइलिंग एल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन, सारे स्टेप वही सेम करने हैं। इसलिए हमने एक पहली एक्टिविटी में सबको लिख लिया है कि बॉइलिंग वाटर से हम पत्ती का मेटाबॉलिज्म, पत्ती का नहीं पत्ती का, है ना, लीफ का मेटाबॉलिज्म स्टॉप कर देते हैं और उसको मार देते हैं। दूसरे स्टेप में हम उसका क्लोरोफिल बाहर निकाल देते हैं और तीसरे स्टेप में हम आयोडीन सॉल्यूशन को उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये काम है। यहां पर क्या है? नो KOH, so CO2 is present around plant B। CO2 जो है वो प्रेजेंट है प्लांट बी के आसपास। इसका मतलब ये क्या करेगा? प्लांट बी विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या करेगा बच्चों? एंड फॉर्म स्टार्च। और इसके अंदर अगर स्टार्च बना तो क्या होगा? बताओ जल्दी। स्टार्च बना तो क्या होगा? तुम भी बोल लिया करो, थोड़ा बस बातें करनी होती है, वैसे कुछ नहीं बोलना होता। ब्लू ब्लैक कलर इज सीन विद आयोडीन सॉल्यूशन। जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन मैम इस पे डालते हैं तो ये लीव्स जो हैं वो ब्लू ब्लैक कलर की हो जाती हैं। तो ये डिफरेंस है। इसका मतलब इस एक्टिविटी का क्या पता चला? इस एक्टिविटी से ये पता चला है कि जहां है CO2 वहीं बन रहा है स्टार्च और वहीं हो रही है फोटोसिंथेसिस। बस ये इन शॉर्ट इससे हमें पता चल गया है मैम। CO2 होनी इज वेरी जरूरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर CO2 नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, ना ही कोई स्टार्च वगैरह बनेगा और ना ही कोई आयोडीन टेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। इस एक्टिविटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? MCQ भी आ चुका है। ये गमला बना देते हैं और पेट्री डिश में KOH बता देते हैं। वो तुमसे पूछता है कि बताओ कौन सा जो रिएक्टेंट है वो मिसिंग होगा फोटोसिंथेसिस का। तो अगर KOH दिया हुआ है तो कौन मिसिंग है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिमूव हो गई है। चलो अगली एक्टिविटी पे चलते हैं। देखो अगली जो एक्टिविटी वो तुम्हारी बुक ने बस एक लाइन में लिख के छोड़ रखा है कि बताओ सनलाइट जरूरी है या नहीं। उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, बट उसके भी सेम स्टेप है, हम देख लेते हैं एक बार उसको। वो बोर्ड्स में आई हुई है, एक बार लास्ट ईयर आई थी किसी सेट में पता नहीं 2 या 3 नंबर की आई थी, वैसे ही पूछ रखा था कॉमन सी कुछ चीजें। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं उसको भी। हाँ जी चलिए, ये आ जाओ इधर।
सब कुछ सेम है, ध्यान से सुनो कौन कौन से स्टेप सेम है। एक गमला लेंगे, कोई भी ले लो, इसमें वेरीगेटेड लीफ की जरूरत नहीं है, कोई नॉर्मल प्लांट वाला एक गमला लो, उसको अंदर लेकर आओ पहले। हाँ जी सुन लो, कॉमन स्टेप। नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है कि सनलाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या है, सारे स्टेप सेम है, एक गमला अंदर लाए, स्टार चूज करवा दिया, फिर बाहर लेकर गए, फिर इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जब बाहर लेके जाएंगे ना उस गमले को, दोबारा से सारा स्टार चूज करवा के जब आप बाहर उसको सनलाइट में रखेंगे, तो आपको क्या करना है, एक लीफ के ऊपर इस तरीके से काला कुछ बांध देना है ना, ब्लैक पेपर या फिर कपड़ा बांध दो, कोई कुछ भी। क्या लिख रही हूं मैं, लीफ इज रैप्ड विद व्हाट, ब्लैक पेपर। हाँ जी, कौन सा स्टेप सेम है, कौन बताएगा मुझे, क्या बताया मैंने अभी, जल्दी बोलिए। मैंने क्या बताया, अगर सनलाइट की प्रेजेंस तुम्हें बतानी है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है या नहीं, तो सबसे पहला स्टेप क्या है मैम, कुछ नहीं है, गमला लेना है, उस पर लीव्स होनी चाहिए, है ना, ऐसा पॉटेड प्लांट लेना है जिस पर लीफ हो, लीफ का होना ही जरूरी, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं क्योंकि पता चला जी गंजा पेड़ ले लिया, कोई पौधा ले रखा है गंजा विदाउट एनी लीफ, है ना, उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसको अंदर लेकर आएंगे मैम, ताकि वो सारा स्टार्च यूज कर ले, 3-4 डेज रख लेंगे, फिर उसको जब बाहर रख रहे हैं ना दोबारा से धूप में, तो मैम उसकी एक लीफ को पकड़ के इस तरीके से उस पर कुछ काला पेपर हमें लगा देना है, फिर उसे धूप में रखेंगे। देखो तुम क्या देखोगे, अब तुम्हें पता है जहां जहां पर काला कपड़ा लगा रखा था, इसका मतलब मैम ये जो पार्ट है ये क्या नहीं कर पाएगा, इट डज नॉट एब्जॉर्ब या अनेबल टू एब्जॉर्ब क्या, सनलाइट। एक तुमने ऊपर से ढक दिया, जो इसके पत्ती में इस पोर्शन में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स थे वो सनलाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाए। अब कई बच्चे कहेंगे मैम गर्म तो हो जाएगी पत्ती, पेपर गर्म होगा, कपड़ा गर्म होगा, गर्म तो हो जाएगी। भाई गर्म होना अलग चीज है, सनलाइट को सीधे खींचना, एब्जॉर्ब करना अलग बात है, ठीक है। सो यहां पर जब तुमने ब्लैक पेपर लगा दिया ना इसके ऊपर, जो अंदर क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, वो एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब यहां क्या होगा, जब सनलाइट ही एब्जॉर्ब नहीं हुई है, यहां पर कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो क्या होगा, स्टार्च बनेगा क्या, हाँ जी, नो स्टार्च फॉर्मेशन। हाँ जी बताना जरा, अगर कोई स्टार्च नहीं बनेगा तो क्या होगा, ब्लू ब्लैक कलर आएगा, जल्दी बताओ, आएगा क्या। अब दूसरे पार्ट का बताओ, नो ब्लू ब्लैक कलर इज सीन। हाँ जी इसका बताओ, जिसपे तुमने वो नहीं लगा रखा, जिसपे कोई ब्लैक पेपर नहीं था, इसका क्या होगा, मैम इसमें तो फोटोसिंथेसिस होगी, और जैसे ही आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे कैसा हो जाएगा, लिल्ला। कौन बोल रहा है, ये कैसा हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा ब्लू ब्लैक, लिल्ला काला। क्यों, क्योंकि मैम इसमें फोटोसिंथेसिस हुई है और यहां पर बना है स्टार्च, ठीक है, यही तो होगा, है ना। सो बस सिंपल सी एक्टिविटी है, सारे स्टेप्स वही है, सेम वही ट्रीटमेंट, वही केमिकल, सब कुछ वही, बस क्या करना है, गमला विद पत्ता अंदर लाओ, स्टार्च यूज करवाओ, फिर बाहर ले जाओ, जब बाहर लेके जाओगे तो ये करना है, एक ब्लैक पेपर की स्ट्रिप लगा देनी है, एक ही लीफ में टेस्टिंग हो जाएगी कि भाई यहां पर कोई काला काला नहीं हुआ है, यहां पर काला काला हुआ है, क्योंकि वहां पर सनलाइट क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। बना लो जल्दी, बस इतना ही बना लो, बहुत है, स्टेप्स तो खुद लिख लोगे। अब ब्लू ब्लैक, ब्लैक ही बना दिया, चलो ब्लैक ही बना लो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा और लिख देती हूँ, ये पार्ट, इसको पार्ट ए लिख दो और इसको पार्ट बी लिख दो, पार्ट बी में लिख लो, पार्ट बी इज अनेबल टू एब्जॉर्ब, पार्ट बी में लिख लो अनेबल या एबल है, तो पार्ट बी में लिख लो एब्जॉर्ब्ड सनलाइट, और सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो स्टार्च फॉर्मेशन होगी, स्टार्च फॉर्मेशन होगी तो ब्लू ब्लैक कलर देगा विद आयोडीन सॉल्यूशन। आई थिंक अब ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लीफ पे अत्याचार करना, तभी तो पता चलेगा कि करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये एक्टिविटी है तुम्हारी सनलाइट की, आसान सी, कुछ भी नहीं है, वही स्टेप्स हैं सारे। क्या मैम इसको भी पानी में उबाल लेंगे, हाँ जी सारे काम करोगे,
गर्म पानी में उबालोगे, फिर गर्म अल्कोहल में उबालोगे, फिर वही आयोडीन सोल्यूशन के साथ टेस्ट करोगे। इसलिए वो बेसिक था, जो पहली एक्टिविटी थी वो काफी बेसिक सी एक्टिविटी थी, मैं बोल रही थी फोकस कर लो उस पर, क्योंकि अगर वो समझ आ गई तो उसमें कुछ है ही नहीं, है ना? ठीक है आरुष, गुड। अभी वहाँ टेस्ट चेक कर लो एक बार, फिर बताती हूँ कौन कितना गुड है और कौन गुडी गुडी है। चेक नहीं करना, कोई बात नहीं, पढ़ लेना। क्या बेटा, पति बना लो। पार्ट बी ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया है, फोटोसिंथेसिस करा है, स्टार्च बनाया है, स्टार्च बनाया तो ब्लू ब्लैक कलर आया है विद आयोडीन सॉल्यूशन। पार्ट ए में बेचारे ने सनलाइट ही एब्जॉर्ब नहीं करी, अनेबल टू एब्जॉर्ब सनलाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, स्टार्च नहीं बना, कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया है। ठीक है, फेडेड रहेगा। चलो हो गया, बस यही मत बोला करो लास्ट में नो मैम, यस मैम बोला करो और जल्दी करो, ना सजाते रहते बैठे हुए। मैं कितना कहाँ जाऊं, इतना लंबा चौड़ा इंसान भी नहीं हूं कि तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा इतने बड़े ब्लैक बोर्ड पे। ज्यादा सजा रहे हो लग रहा है नोट्स। हाँ, अच्छे नोट्स का मतलब तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है बाद में पढ़ने में, पता चला ये नहीं समझ में आ रहा कि लिखा क्या है। जैसे पिछले साल पार्थ ने बनाए थे, इसने कुछ नहीं बनाया था, इसने ड्राइंग बनाई थी बैठ के, कबूतर तोते चिड़िया जो इसे मिलता था वो बनाता था। हाँ, इस साल अच्छी बात है ना बेटा, क्योंकि पढ़ने हैं पूरे साल। फिर शादी का कार्ड अभी से जरूरत पड़ गई। वो तो बाद में कर लेंगे, डिजाइन अभी पढ़ लो। हो गया, इतना तो कुछ लिखा भी नहीं हुआ इस पे जितना तुम लिख रहे हो। क्या हुआ? जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगी तभी लिखना स्टार्ट करेगा, इसका भी मुझे पता है। हाँ जी, डन। तुम्हें नहीं करना चैप्टर पूरा, ऐसा लग रहा है मुझे तो। आओ, बहुत हो गया बस। हाँ जी, इंपॉर्टेंट चीज है, गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है, क्या क्या पढ़ा है तुमने? मैम लीफ में तो हमने पढ़ा है क्या होते हैं। हाँ जी, लीफ में गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या चीज होती है, कहां से गैसेस अंदर बाहर जाती हैं? स्टोमेटा। कौन बताएगा स्टोमेटा कब खुले होंगे कब बंद होंगे? हु विल टेल? हाँ जी प्रणव, आप बताओगे स्टोमेटा कब खुलते हैं? अच्छा अच्छा, बंद कब हो जाते हैं बेटा? जब पानी निकल जाता है मैम, वो बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो कितना वाटर कंटेंट है गार्ड सेल में, वो चीज डिसाइड करता है मैम कि स्टोमेटा जो है खुले होंगे या बंद होंगे। अब देखो गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या है प्लांट्स के अंदर, लीफ के अंदर स्टोमेटा है, ऐसे ही बच्चों स्टेम के अंदर भी होता है गैसेस एक्सचेंज। वहां पर छोटे छोटे ना लेंटी सेल्स होते हैं। मैम लेंटी सेल ये क्या है? ये तो एंटी सेल नहीं, लेंटी सेल, ये तुम्हारी स्टेम है और इस तरीके से होते हैं छेद छेद से, तुमने देखे भी होंगे, बहुत लकड़ी के अंदर देखे हैं ऐसे। बाय कॉन्वेक्स लेंटी सेल्स हैं ये, बहुत माइन्यूट, छोटे 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 बड़े बड़े भी होते हैं, इस तरीके से छेद छेद से ऐसा लगता है लकड़ी फट गई है कहीं कहीं से, वो लेंटी सेल होते हैं। बेसिकली वो गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं। ध्यान से सुन लो, गैसेस एक्सचेंज सारे पार्ट करते हैं। हमारे अंदर कैसे होता है गैसेस एक्सचेंज? मैम हमारे अंदर तो नाक ही एक छेद है जिससे हवा अंदर जाती है, बाकी से तो बाहर निकलती है, अंदर नहीं जाती, लेकिन है ना, ले लेना मुंह से भी। हाँ जी, ध्यान से सुनो, लीफ में स्टोमेटा है प्लांट्स के अंदर, स्टेम के अंदर लेंटी सेल्स है गैसेस एक्सचेंज के लिए।
एक चीज और बताओ, लीफ के अंदर देखी थी लेकिन उस टाइम मैंने नहीं बताई थी। अगर डायग्राम निकालो लीफ का, एक बार सेक्शन ऑफ द लीफ निकालो, बताना जरा और कहां से गैसेस एक्सचेंज होता होगा। डायग्राम में अगर ध्यान से देखो तो जो मीजोफिल सेल्स हैं उनके बीच में कितना स्पेस है, बहुत सारा, वो भी बेसिकली एक एडवांटेज है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लार्ज इंटरसेलुलर। हाँ जी, इंटरसेलुलर का कौन मतलब बताएगा? इंटरसेलुलर स्पेस का क्या मतलब होता है? सेल्स के बीच का स्पेस। सो ये भी एक गैसियस एक्सचेंज का मोड है। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन सेल्स एंश्योर सप्लाई ऑफ एयर। तो ध्यान से सुनो, प्लांट के अंदर ना तो कोई नाक है ना कोई लंग्स है, कुछ नहीं है। प्लांट में क्या होता है, हर एक पार्ट अपना अपना गैसियस एक्सचेंज खुद देखता है। जैसे कि लीव्स के पास स्टोमेटा है और जो सेल्स हैं उनमें बहुत गैप है। अगर स्टोमेटा से एक बार कोई गैस घुस गई, इसका मतलब मैम वो सारे सेल्स के पास अपने आप पहुंच जाएगी क्योंकि उनमें बहुत स्पेस है। ऐसे यहां पर देखो, लेंटिसेल के थ्रू एयर इन और आउट होती है। अब मतलब स्टेम अपना गैसियस एक्सचेंज खुद देखती है, ऐसे रूट्स भी। ठीक है, सो मतलब हर एक पार्ट क्या कर रहा है, हर एक पार्ट अपना गैसियस एक्सचेंज खुद करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताना, कौन सी प्रोसेस होती है? अगर ऑक्सीजन और O2 और CO2 का आदान प्रदान करना है, क्या होगा? डिफ्यूजन, या और कुछ भी होता है यहां पर? ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। क्यों मैम? वाटर होना चाहिए और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ऑस्मोसिस तो अलग केस है, ठीक है, वो यहां नहीं यूज होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, प्लांट के अंदर कौन सी गैस अंदर आएगी, कौन सी गैस बाहर जाएगी, ये कैसे डिसाइड होगा? हाँ जी, प्लांट के अंदर कौन सी गैस कब अंदर आएगी, कौन सी गैस कब बाहर जाएगी, कैसे डिसाइड करोगे? है ऐसा भी कुछ होता है क्या? देखो ध्यान से सुनो, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डिसाइडेड बाय 2 फैक्टर्स। कौन सी गैस कब अंदर आएगी, कब बाहर जाएगी, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे होने वाला है, वो कौन डिसाइड करेगा? 2 चीजें हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन, कि वो प्लांट कैसी कंडीशंस में रह रहा है, और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब इसी को समझ रहे हैं अगले उस पर, ध्यान से सुनो। ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया कि प्लांट में गैसियस एक्सचेंज लंग से नहीं होता, ना नाक से होता। स्टोमेटा है, लेंटिसेल है, और सेल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है। चाहे स्टेम हो, चाहे रूट्स हो, चाहे लीव्स हो, बहुत स्पेस है, वहां से ठीक है सप्लाई हो जाती है एयर की। ये भी ठीक है कि ऑक्सीजन और O2 और CO2 का आदान प्रदान डिफ्यूजन से होता है, ठीक है, ऑस्मोसिस नहीं होगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं जीवन में, वो तो हमें पता भी नहीं। ठीक है, कौन सी गैस कब किधर जाएगी ये कैसे डिसाइड होता है? 2 चीजें हैं कि प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए, प्लांट को CO2 चाहिए, एक तो ये चीज डिसाइड करेगी, और दूसरी चीज है एनवायरमेंटल कंडीशंस। जैसे कल पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था? डेजर्ट प्लांट्स में मैम वो दिन में तो बेचारे स्टोमेटा नहीं खोल सकते, रात को खोलते हैं, CO2 अंदर ले लेते हैं और दिन में स्टार्च बना लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट, कौन सा प्लांट कैसी कंडीशंस में रह रहा है, क्या जरूरत है उसकी। अब ध्यान से सुनो, अब हम जो यहां पर पढ़ने वाले हैं एक जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि नॉर्मली यहां पर हम डेजर्ट प्लांट्स को डिस्कस नहीं कर रहे, किसको डिस्कस कर रहे हैं? नॉर्मल प्लांट्स को। ध्यान से सुनो, दिन के टाइम पे क्या होता है, सनलाइट है। हाँ जी, दिन के टाइम पे सनलाइट है या नहीं है? क्या होगी? चलो कोई बच्चा मुझे हेल्प करो। हाँ जी पार्थ, रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखवाओ, बताओ क्या होता है रेस्पिरेशन। पहले ये बताओ फिर आगे पढ़ा रही हूं। रेस्पिरेशन का मतलब है मैम, चाहे हम हो चाहे प्लांट्स हो, सेल लेवल पे चलने वाली प्रोसेस है जिसमें मैम ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन कर देते हैं और क्या बनता है? हाँ जी, और 36 ATP वाले अभी चुप रहे हैं क्योंकि 38 भी बन जाते हैं। हाँ जी ध्यान से सुनो बैलेंस करना जरा, इक्वेशन को बैलेंस करो, करो जल्दी बैलेंस, देखना बैलेंस होगी क्या। ये कैसे ऐसे? हाँ जी ये बताओ, फोटोसिंथेसिस कौन बताएगा? प्रणव, अहिल, कौन बताएगा? धनंजय, आरुष,
कोई बताएगा? ए, नो मैम नहीं बोलते, यस मैम बोलो, जल्दी बताओ। कितने? 6 CO2, 12 पानी, और कौन कौन चाहिए? और क्लोरोफिल। हाँ जी, क्या बनेगा? और ध्यान से सुनो, अब जरा इधर आओ। ये पता है सबको? दिख रहा है? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज हो रही है, कौन सी गैस निकल रही है? CO2। और मैम फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज हो रही है, कौन सी गैस निकल रही है? ऑक्सीजन। क्लियर है ये चीज सबको? अब इधर आओ। एक प्लांट में तुम्हें पता है क्या रेस्पिरेशन के लिए कोई कंडीशन है कि रात को ही होगी, दिन में ही होगी? नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। इसका मतलब मैम दिन में रेस्पिरेशन भी हो रहा है मेरा, और दिन में मेरी फोटोसिंथेसिस भी दोनों चल रही है, मेरी मतलब प्लांट की, भाई में दोनों चीजें चल रही हैं। लेकिन नाइट में क्या हो रहा है? क्या हाँ जी रेस्पिरेशन चल रही है ना? चल रही है ना रेस्पिरेशन, तो फोटोसिंथेसिस क्यों? सनलाइट नहीं है इसलिए मैम फोटोसिंथेसिस नहीं चल रही है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें पता है कि मैम दिन में जब रेस्पिरेशन हो रहा है प्लांट के अंदर तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सी गैस निकल रही है? CO2 गैस निकल रही है। कहां जाती है? इंटरसेलुलर स्पेसिस में जाती है ये गैस। तो मुझे ये बताओ, क्या प्लांट दिन के टाइम पे CO2 गैस को बाहर निकलने देगा? नहीं निकलने देगा। क्यों? क्योंकि वो इस CO2 गैस को, ये तो बाहर से स्टोमेटा से गैस मंगा रहा है ना, क्योंकि दिन में इसको फोटोसिंथेसिस करनी है प्लांट को। हाँ जी, दिन में क्या करना है? दिन में मैम प्लांट को फोटोसिंथेसिस करनी है, इसको तो CO2 चाहिए, इसको CO2 चाहिए, तो ये तो बाहर से CO2 अंदर ले रहा है। इसीलिए बच्चों जो अंदर रेस्पिरेशन वाली CO2 है ना, वो भी प्लांट बाहर नहीं जाने देता। तो दिन में प्लांट क्या करता है? सारी की सारी CO2 को क्या करता है? यूज करता है, और फोटोसिंथेसिस करके क्या बनाता है? ग्लूकोज। इसका मतलब इससे ये आइडिया तुम्हें लग गया है कि मैम दिन के टाइम पे प्लांट्स जो है वो CO2 नहीं छोड़ते हैं। आधा घंटा है, दिन के टाइम पे प्लांट CO2 नहीं छोड़ते हैं, कौन सी गैस छोड़ते हैं? हाँ जी, दिन के टाइम पे प्लांट्स कौन सी गैस छोड़ रहे हैं? ऑक्सीजन। अब रात का बताना जरा। रात को तो सिर्फ एक ही प्रोसेस चल रही है, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में कौन सी गैस निकलती है? इसका मतलब रात को कौन सी गैस छोड़ रहे हैं प्लांट? इसका मतलब ये, हाँ, CO2 लेते हैं मतलब। हाँ जी, तुमसे सवाल वही पूछेगा कि कौन कौन सी मेजर गैसेस हैं जो एलिमिनेट होती है दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे। अगर कभी सुनाओ, मेरी दादी तो बोलती थी, तो पता नहीं तुम्हारी दादी ने कभी बताया नहीं। मेरी दादी कहती थी रात को ना पेड्डे के नीचे सोते भूत होते हैं। वो भूत नहीं, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, कहते हैं, अगर किसी ने सुना हो कभी गाँव में, क्योंकि गाँव में साइंस तो इतनी आती नहीं है, मिथ होते हैं, चलते हैं बहुत सारे हैं। हाँ, पिप्पल के क्या किसी के भी, उसका पेड़ बड़ा होता है ना, इसलिए बोलते हैं वो ज्यादा CO2 रिलीज करता है। बरगद हो गया, पीपल हो गया, ये ज्यादा CO2 एलिमिनेट करते हैं रात के टाइम पे, तो भूत नहीं होता, वो CO2 होती है। ठीक है, इसलिए रात को पेड़ के नीचे सोना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो मेजर गैस कौन सी रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और दिन के टाइम पे ऑक्सीजन। तो ये पढ़ाना था तुम्हें, लिख लो फटाफट, इसको लिखो। इसको मैं लिखवा रही हूँ तुम्हें पॉइंट्स में, वो पिछले वाला लिख लिया था है? पत्ते नहीं बनाने, पत्ते बनाने की क्या जरूरत है, सीधा लिख लो। देखो, ड्यूरिंग डे टाइम क्या लिखो, टेबल बना दूंगी मैं, रुक जाओ। ये लिख लिया क्या सबने? इनका तो ये भी छूटा हुआ है, सब छूटा हुआ है इनका। लिखो जल्दी फटाफट, एक टेबल बना लेना नेक्स्ट वाले के लिए, इनको तो पत्ते से डर लग गया। लिखो ड्यूरिंग डे टाइम, एक टेबल सी बना लो फिर। लिखो, ड्यूरिंग डे टाइम में लिखो।
शॉर्ट में लिख लो, तुम्हारे आलस को देख के तो शॉर्ट ही लग रहा है, शॉर्ट में लिखवा दूं। लिखो रेस्पिरेशन अकर्स, CO2 is released, photosynthesis occurs, इसे शॉर्ट में नहीं लिखवा सकती। CO2 is used, O2 is majorly eliminated out of the plant. भाई दिन में रेस्पिरेशन भी हो रही है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, तो जो CO2 निकल रही है ना अपनी रेस्पिरेशन में, उसको यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसका मतलब जब CO2 यूज हो ही रही है तो कौन सी गैस निकल रही है? तो मेजर एलिमिनेशन जो हो रहा है वो ऑक्सीजन गैस का हो रहा है दिन पे। रात में लिख लो फोटोसिंथेसिस, या बस सीधा ही लिखो शॉर्ट में, नो फोटोसिंथेसिस, ओनली रेस्पिरेशन। स्टेटमेंट खुद बना लेना। और क्या होगा फिर? CO2 इज रिलीज्ड आउट। तो दिन के टाइम पे मेनली कौन सी गैस निकल रही है? ऑक्सीजन, और रात के टाइम पे CO2। तो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट, अगर दिन है तो दिन में उसको फोटोसिंथेसिस भी करना है तो वो CO2 को यूज करेगा, और अगर रात का टाइम है तो प्लांट को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करनी है, वो CO2 को यूज नहीं करेगा, वो ऑक्सीजन रिलीज करेगा, और CO2 रिलीज करेगा रात में। चलो जल्दी अब चलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे, बहुत ऑटोट्रॉफिक हो गया अब। मैथ्स और साइंस में बस यही एक डिफरेंस होता है, साइंस को पढ़ने के लिए काफ़ी पेशेंस चाहिए और काफ़ी बड़ा जिगरा चाहिए, ठीक है? वो जिगरा ही है जो तुम्हें पढ़ने नहीं देता, क्योंकि इसमें पढ़ना पड़ता है ना बेटा, इसमें लिखना भी पड़ता है। बिना अब पढ़े लिखे कैसी साइंस है? कौन सी साइंस है वो? फिर मैथ ही है, 2 + 2 4, 2 + 5 7। ऐसा मैथ्स नहीं पढ़ते, ऐसा नहीं पढ़ते। हाँ जी, मोड ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बहुत अलग अलग टाइप के मोड होते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। कौन कौन से पढ़े थे? होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। क्राइटेरिया क्या है? देखो, पहला क्राइटेरिया यह होता है टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। है मैम, ये क्या है भाई? कौन बंदा किस टाइप का फूड खा रहा है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अलग अलग टाइप होते हैं। पहला जो बेसिस है, जो क्राइटेरिया है, इसको 3 में डिफरेंशिएट करने का। पहला क्राइटेरिया टाइप ऑफ एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। टाइप ऑफ फूड का क्या मतलब है भाई? कोई बंदा खा रहा है स्टेशनरी फूड, जैसे कि डियर घास खाता है ना, तो कोई घास चलती है? घास चलती है क्या? नहीं। स्टेशनरी का क्या मतलब है? जो रुका हुआ है। और कोई खा रहा है मोबाइल फूड, और कोई तो मोबाइल ही खा रहा है पूरे दिन। हाँ जी, है ना? मोबाइल का क्या मतलब है? चलता हुआ। जैसे कि कौन चलता हुआ खाना खा रहा है? शेर, है ना? टाइप ऑफ फूड, भाई किस टाइप का फूड खा रहे हो? किसी बंदे का फूड बैठा हुआ है परमानेंटली, वो तो कभी भी जाके खा लेगा, वहां घास चढ़नी है तो, पेड़ खाने हैं तो। लेकिन जिसको पकड़ के खाना है, फिर उसको तो पैंतरे अप्लाई करने पड़ेंगे ना। हाँ जी, दूसरा क्राइटेरिया क्या है बच्चों? दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा? मोड ऑफ अपटेक ऑफ फूड या मोड ऑफ इंजेशन ऑफ फूड, एक ही बात है। फूड को कैसे अंदर लेते हो? मतलब मैम अंदर लेते हो कैसे? पहले अंदर लेते हो फिर पचाते हो, या फिर पहले पचाते हो फिर अंदर लेते हो, है ना? अब देखो, डाइजेस्टेड एंड देन एब्जॉर्ब्ड, या फिर एब्जॉर्ब नहीं, इंजेस्टेड, या फिर पहले इंजेस्ट कर रहे हैं फिर डाइजेस्ट करेंगे। क्या मतलब है मैम? देखो जैसे हम हैं, तुम क्या करते हो? कुछ भी हो, सब पेल लेंगे, रोटी चावल दाल सब अंदर, फिर उनके ऊपर एंजाइम छोड़ेंगे, पेट में अलग एंजाइम, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग एंजाइम। तो तुम डाइजेशन कहाँ कर रहे हो? तुम डाइजेशन अंदर जाके कर रहे हो।
लेकिन फंगस है, फंगस क्या करती है, वो तो बेचारी सड़ा गला खाती है, वो सड़े गले पे पहले एंजाइम बाहर छोड़ती है, फिर अंदर लेती है अपने, ठीक है। तो सबका अलग अलग है, कोई पहले डाइजेस्ट करेगा फिर अंदर लेगा, इंजेक्शन का मतलब है अंदर लेना फूड को, और हम क्या करते हैं, हम पहले इंजेस्ट करते हैं फिर अंदर आराम से डाइजेस्ट करते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दीज क्राइटेरिया, तीसरा क्राइटेरिया है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई जो बंदा है उसकी बॉडी कैसी है, एक सिंगल सेल से मिलके बनी है या बहुत सारे सेल हैं। ये चीज भी डिसाइड करती है कि आप कौन से हेट्रोट्रॉफिक मोड को यूज करोगे। तो ये बेसिकली 3 क्राइटेरिया हैं बच्चों, इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे ही हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। कोई पहले खा रहा है फिर पचा रहा है, कोई पहले पचा रहा है फिर खा रहा है, और कोई तो दूसरे की बॉडी के ऊपर ही रह रहा है पूरे दिन परमानेंटली, जैसे कि जूं, है ना। जैसे कि एक कैस्कटा प्लांट पढ़ोगे, है वो प्लांट के नाम पे धब्बा है वो, क्यों, उसके पास कोई लीफ ही नहीं है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अभी पढ़ा रही हूं, ठीक है। वो क्या करता है, वो दूसरे प्लांट के ऊपर ही जिंदा है, उसी पे डिपेंडेंट है। क्या हुआ, छेड़ रहे हैं लोग, बता देना। हाँ जी, अच्छी बात है। हाँ जी, क्या क्राइटेरिया है हाँ जी, क्या क्राइटेरिया है मैम, कौन से टाइप का फूड है, फूड रुका हुआ है, चलता हुआ फूड खाना है, देखेंगे फिर उसी अकॉर्डिंग पैतरे अपनाएंगे। पहले खाना है फिर पचाना है, या पहले पचाना है फिर खाना है, या फिर मैम बॉडी कितने सेल से मिलकर बनी हुई है। अगर कोई एक सिंगल सेल है उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना, क्या जरूरत है कॉम्प्लिकेट की। और जो मल्टी सेलुलर है उनका तो मैम ऑफकोर्स होना ही है, और जैसे हम है, हमारे अंदर प्रॉपर एक सिस्टम है, तो खाना अंदर जाएगा, एंजाइम उसको तोड़ेंगे, अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर होने वाले हैं। हाँ जी, ये तो तुमने पहले नोट किया हुआ, इसको मत करना। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है 3 टाइप का है, होलो, सेप्रो, पैरा। अब ध्यान से सुन लो एक चीज, हाँ जी, होलो वर्ड का क्या मतलब होता है, कंप्लीट या फिर होल। होलोजोइक न्यूट्रिशन में, ए पार्थ बस, क्या चोटी बना रहा है बालों की। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, दाल चावल रोटी सब अंदर, फिर अंदर देखेंगे, पहले खा लो अंदर फिर देखेंगे। होलोजोइक का मतलब है कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो पूरे के पूरे फूड को इंजेस्ट कर लेता है। सेप्रोफिटिक का क्या मतलब होता है, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है मैम इसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सड़ा गला खाता है बेचारा, डेड एंड डिकेड, कोई मर गया है, जैसे बहुत सारे प्लांट की स्टेम गिर जाती है, प्लांट टूट गया है, उसकी लीव्स गिर गई है नीचे, कोई जानवर मर गया है, उन सबको खाने का काम किसका है, उन सबको खाने का काम है सेप्रोफाइट्स का। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स या फिर मैम डीकंपोजर्स। तो इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है नेचर में। सोचो अगर ये ना होते तो क्या होता, ट्यूशन आ रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, क्या होता, बदबू आ रही है सड़कों पे से, पूरी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, सड़े गले पत्ते पड़े हुए हैं, बदबू ही बदबू हर जगह। तो इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, किसको हाँ है ना, इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल है नेचर को या फिर एनवायरमेंट को क्लीन रखने में, काफी इंपॉर्टेंट रोल है। पैरासिटिक बच्चों, पैरासाइट क्या होता है मैम, इनका एक गठबंधन होता है किसके साथ, होस्ट के साथ। हाँ जी, होस्ट कौन है बताना जरा, मरा हुआ है कि जिंदा है। पैरासाइट जिंदे पे रहते हैं मरे हुए पे, जिंदा जिंदा हूं मैं, है ना, ध्यान से सुनो। पैरासाइट मैम जो रहता है ना वो किसी जिंदा पे रहेगा, सड़े हुए मरे हुए पे नहीं रहेगा। मरे पे कौन रहेगा, मरे हुए पे रहेंगे मैम सेप्रोफाइट्स या फिर डिकम्पोजर्स, लेकिन उसको पैरासाइट बोलते हैं जो जिंदा पे रहे, जैसे हमारे सर पे जूं, जैसे कुत्तों की जूं, है ना, वो सब क्या है, वो सब जिंदा है, और जिंदा पे रहने वाले को पैरासाइट कहते हैं। हमारी जूं को क्या कहते हैं इंग्लिश में, और कुत्ते की आओ, होलोजोइक, लिखो इसको, करवा रही हूं मैं। होलोजोइक में लिखो क्या है, होलोजोइक को बताना जरा, फिर लिखवा रही हूं, जल्दी बताओ होलोजोइक क्या है। आरुष तेज बताओ इधर, वो तो हेट्रोट्रॉफिक सारे ही ले रहे हैं। होलोजोइक, होलोजोइक हाँ जी विभोर,
मैम जो पूरा का पूरा खाना अंदर ले लेंगे, पूरा का पूरा जो भी है दाल रोटी चावल अंदर, और फिर अंदर डाइजेस्ट करते हैं। हाँ जी, अंदर ऐसा क्या है, पहले तुमने इंजेक्शन कर लिया और फिर डाइजेशन, अंदर ऐसा क्या जादू है मैम? बहुत सारे एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स बोले तो बायोकैटलिस्ट। देखो एक चीज और सुन लो, फर्स्ट चैप्टर में बताई थी, यहां बता रही हूं। कैटलिस्ट या फिर बायोकैटलिस्ट का मतलब होता है ये किसी भी रिएक्शन को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। एक ऐसी रिएक्शन जिसको ये कर सकें, ध्यान से सुन लो। से फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन है आपकी कि मैम लिपिड को तोड़ के फैटी एसिड बनाने और ग्लिसरॉल, ये कोई रिएक्शन है जो होती है अपने आप। ये ऐसी रिएक्शन है जो हो जाती है, लिपिड को अगर तोड़ोगे ना वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा। अगर तुमने इस पे बायोकैटलिस्ट डाल दिया लाइपेज, तो क्या होगा मैम, ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता कैटलिस्ट में, कभी भी ये मत लिख के आ जाना कि कैटलिस्ट ऐसी रिएक्शन को करवा देते हैं जो होती ना हो। कैटलिस्ट ऐसी रिएक्शन को ही फास्ट करते हैं जो नॉर्मली हो रही है, उसको फास्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर से चांदी डाल लो सोना निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है। किसी ऐसी रिएक्शन को नहीं करवाता है कैटलिस्ट जो ना हो, रिएक्शन को फास्ट करता है ऐसी रिएक्शन को जो नॉर्मली होती है। ठीक है, तो ये एक मिसकंसेप्शन होता है, कैटलिस्ट तो सारी रिएक्शंस करवा देते हैं, कहीं भी कोई भी डाल दो, नहीं। ठीक है, चांदी डाल लो सोना निकल रहा है दूसरी तरफ से, ऐसा नहीं होता है। हाँ जी, होलोजोइक का मतलब है मैम पूरे के पूरे खाने को इंजेस्ट कर लो। अब किसी के दिमाग में सवाल आएगा, मैम पूरा कहां खा रहे हैं, रोटी तो टुकड़े कर करके खा रहे हैं, लेकिन डाइजेस्ट तो नहीं कर रहे ना। टुकड़ा जो रोटी का वो है तो रोटी ना, जब उसको मुंह में डाल रहे हो वो फिर कुछ और बनेगी अंदर जाके। ठीक है, सो पूरे कंप्लीट फूड को अंदर लेना और उसको डाइजेस्ट करना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, ये किस में आता है, ये आता है मैम होलोजोइक न्यूट्रिशन में। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैम स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे केस में एब्जॉर्ब करेगी और फिर सारी सेल्स को भेजेगी, और फिर क्या होगा फाइनली, वही जो हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, लिखो लिखो, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, फटाफट लिखो जल्दी जल्दी, अब इसमें कोई रुकने की जरूरत नहीं है। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन organism ingests solid and complex organic substance, solid and complex organic substance directly into the body. In holozoic nutrition, organism ingests solid and complex organic substance directly into the body. Full stop. देखो after ingestion this food is digested using बायोकैटलिस्ट्स, और ब्रैकेट में लिख लेना एंजाइम्स। दिस फूड इज डाइजेस्टेड यूजिंग बायोकैटलिस्ट्स और एंजाइम्स। ठीक है, फुल स्टॉप ला के नेक्स्ट लिखो। डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी, डाइजेस्टेड फूड इज देन एब्जॉर्ब्ड into the body, digested food is then absorbed into the body, and undigested waste is removed or egested out of the body. Undigested waste is removed or egested out of the body, egested out of the body. एग्जाम्पल लिखो, ह्यूमन बींग्स और अमीबा दोनों को डिटेल में पढ़ना है। होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन कौन शो करते हैं, अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट लिखिए सेप्रोफिटिक। ह्यूमन बींग्स एंड अमीबा जो है वो होलोजोइक के एग्जाम्पल्स हैं। सेप्रोफिटिक पे आओ जरा। तुम्हें पता है सेप्रोफिटिक में कौन कौन आते हैं? सेप्रोफिटिक में मैम फंगस आती है, और सेप्रोफिटिक में मैम बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं। क्या करते हैं ये?
मैम ये मान लो सड़ी गली पत्तियां पड़ी हुई है, मरी हुई, ये कोई चूहा पड़ा हुआ है मरा हुआ, ये सब डेड है। ये क्या है बच्चों सब? अब मेरे से इतना अच्छा चूहा नहीं बनेगा तो मैंने ऐसे ही बना दिया, प्लीज बना लेना। ये सब मरे हुए हैं, ठीक है, काला जादू कुछ नहीं है, सफेद है सब। हाँ जी, फंगस और बैक्टीरिया देखो क्या करते हैं, ये डिकम्पोजर्स हैं, है ना। इनको क्या बोलते हैं बच्चों? मैम ये हैं सेप्रोफाइट्स, या फिर इन्हीं को क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स। क्या काम है? मैम ये हमारी तरह नहीं खाते, ये तो क्या करते हैं, जहां सड़ा गला पड़ा रहता है, सड़ी गली पत्तियां, टहनियां, किसी की डेड बॉडी, मैम ये इनके ऊपर एंजाइम छिड़कते हैं। क्या छिड़कते हैं? एंजाइम्स। मैम ये कैसे एंजाइम है? एंजाइम तो हमारे अंदर भी थे, हमने तो अंदर ही रख रखे थे एंजाइम। ये एंजाइम होते हैं कैसे, क्या बोलेंगे इनको? जो सेल के बाहर आ जाएं। हाँ जी, ऐसे एंजाइम जो सेल के बाहर आ जाएं क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। फंगस और बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स होते हैं। इन एंजाइम्स इनके ऊपर छोड़ के अब क्या हो जाएगा, ये फूड क्या हो जाएगा? डाइजेस्टेड। अब इसको अब्सॉर्ब कर लेंगे, ये फंगस क्या करेगी? इसको अब्सॉर्ब कर लेती है। तो इनका काम ये है, ये हमारी तरह नहीं खाते, क्या करते हैं, सड़े गले को और सड़ाते हैं, फिर उसमें से न्यूट्रिएंट्स खींच लेते हैं। ठीक है, चलो लिखो फटाफट जल्दी। वल्चर नहीं आएंगे इसमें। वो कैसे खाते हैं? वो एंजाइम छिड़कते नहीं ना, वो तो पूरा खा जाते हैं, है ना। वो इसमें आएंगे, स्कैवेंजर्स, उसमें आएंगे। हाँ जी, ये बनाने की जरूरत नहीं है, लिखो लिखो फिर सीधा। स्कैवेंजर्स होते हैं ना, जो डेड बॉडी को पूरी को खा जाते हैं, वो एंजाइम छिड़क के नहीं खाते। हाँ जी लिखिए। इन सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, इन सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन organisms, कॉमा लगा लिखो, organisms derive their food or nutrition, derive their nutrition from dead and decayed organic matter, dead and decayed organic matter, dead and decayed organic matter। फुल स्टॉप लगे लिखो। दीज ऑर्गेनिजम्स, या सेप्रोफाइट्स लिख लो, अभी मैंने सेप्रोफाइट्स का जिक्र नहीं किया ना, कहीं लिखो सेप्रोफाइट्स सिक्रीट एंजाइम्स, सेप्रोफाइट्स सिक्रीट एंजाइम्स that are released outside their body। Saprophytes release enzymes, saprophyte secrete enzymes that are released outside their body, ब्रैकेट में लिख लो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, ब्रैकेट में लिखिए एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, है ना, जो बॉडी के बाहर काम करते हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं। लिखो दीज एंजाइम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, these enzymes break down complex substances into simple substances, these enzymes break down complex substances into simple substances, and finally these simpler substances are absorbed by the saprophytes, and finally these simpler substances are absorbed by the saprophytes, एग्जाम्पल्स लिखो। क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? फंगस है, बैक्टीरिया भी नहीं दिया तुम्हारी बुक में, वैसे बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन इसके ना फंगस के नाम दिए हुए हैं। ये एमसीक्यू बनता है एक बोर्ड में, 4 ऑप्शन दी रहती है, एक ऑप्शन में सारी फंगस दी रहती हैं। वो ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सेप्रोफाइट्स या फिर डिकम्पोजर्स, तो जिसमें तीनों फंगस होंगी वही आंसर होगा।
तुम्हें कौन कौन सी फंगस याद करनी है? एक तो ईस्ट याद करनी है, एक तुम्हें ब्रेड मोल्ड याद करनी है, ये अगले चैप्टर में भी आएगी एक में कहीं। ब्रेड मोल्ड का साइंटिफिक नेम यहां लिख रही हूं, यहां से लिख लेना, राइजोपस। जो ब्रेड हरे हरे रंग की हो जाती है ना, उस पर राइजोपस होती है। और कौन सी थी एक तुम्हारे कोर्स में? मोल्ड है, एक थी मशरूम, मशरूम, मोल्ड तो हो गई, मशरूम। ठीक है, तो एमसीक्यू बनता है यहां से कि बताओ इनमें से कौन सा सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या शो करता है? वो शो कर रहा है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में दे रखा है तुम्हारी बुक में? फंगस में होता है, बैक्टीरिया में भी है। फंगस के लेकिन तीनों एग्जाम्पल याद करने हैं, मशरूम, ईस्ट और ब्रेड मोल्ड। हाँ जी, ईस्ट की क्या बात है? ये कैसे अलग है दूसरी फंगस से? कान उसे दे दे। हाँ जी, ये कैसे अलग है दूसरी फंगस से ईस्ट? बताओ जल्दी, कौन बताएगा? क्या बता रखा है, 9th में नहीं पढ़ा था तुमने? ईस्ट की क्या खास बात है जो ये औरों से अलग है? सबसे अलग, सबसे जुदा, बता दो। चलो बस कुछ नहीं आता तुम्हें। ये यूनिसेलुलर होती है, बाकी सारी फंगस कैसी होती हैं? मल्टी। और इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें 10th में ही अभी, तो इसलिए याद रखना है ये। ठीक है, हाँ जी, ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है, बाकी सारी फंगस कैसी होती है? मल्टी, उनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसकी एप्लीकेशन लिख लो। हाँ लिखो, इंपॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। ये रिपीट होंगे दोबारा से, कहाँ? आर एनवायरमेंट चैप्टर में, सबसे आसान चैप्टर है वो तुम्हारे कोर्स का। हाँ जी बता दो जल्दी, क्या इंपॉर्टेंस है? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैम जो सड़े गली डेड बॉडीज पड़ी हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको वापस में मिट्टी में मिला रहे हैं। देखो इसका मतलब प्लांट दोबारा से यूज करेगा उनको। तो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम है इनका, क्लीनिंग द एनवायरमेंट का काम है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों डिकम्पोजर्स का। अगर ये ना हो ना तो क्या हो? बदबू ही बदबू हो। ठीक है, सो ये क्या कर रहे हैं? एनवायरमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। लिख लिया? चलो लास्ट करो, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये इनकी सेप्रोफाइट्स या फिर डिकम्पोजर्स की इंपॉर्टेंस है नेचर में, कि ये न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल कर रहे हैं, सड़े गले में से न्यूट्रिएंट्स को निकाल के मिट्टी में ला रहे हैं, और मिट्टी से फिर कौन यूज कर लेता है दोबारा से? प्लांट्स, है ना। और एनवायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। तो डेड बॉडीज कहाँ इकट्ठी हो जाएंगी? डेड बॉडीज इकट्ठी हो जाएंगी किस पे? अर्थ पे। हाँ जी, लास्ट देखो, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। 5 मिनट है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, झूठ नहीं, देख लो, पैरासिटिक न्यूट्रिशन लास्ट है बस। हाँ तो 2 ही पढ़ लो, पैरासिटिक न्यूट्रिशन जितनी है उतनी पढ़ लो, चलो ईमानदारी से। हाँ जी, पैरासिटिक में क्या होता है मैम? बहुत सिंपल होता है, एक बंदा होता है जिंदा बंदा, पैरासाइट, और मैम एक दूसरा जिंदा बंदा होता है, कौन? होस्ट। बस जिंदा होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। मरे हुए पे कोई पैरासाइट होस्ट नहीं होता। ठीक है, क्या हुआ? किसी ने नहीं खटखटाया? तुम्हारे दिमाग में गेट ही गेट है, बस खोले कब बाहर निकले। हाँ जी, क्या होता है? पैरासाइट मैम या तो किसी की बॉडी के सरफेस के बाहर रहता है, ये तुम्हारा खोपड़ा है ना, और ये तुम्हारे बाल हैं। तो जू कहां रहती है? या तो पैरासाइट बॉडी के सरफेस पे रहेगा या फिर अंदर रहेगा। हाँ जी, ये कौन है तुम्हारी? एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर रहते हैं लंबे लंबे कीड़े, गोल गोल। कई बार इतने कीड़े हो जाते हैं ना पेट में, एस्केरिस होता है एक राउंड वर्म, वो इतना हो जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन काट के ऑपरेशन करके बाहर निकालने पड़ते हैं, इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करता है वो। सो सारे गंदे पानी, गंदे खाने के अंदर चले जाते हैं, गंदे मोमोज ये सब, है ना। सो याद रखना, मोमोज मत खाया करो। सो पैरासाइट कहीं भी रह सकता है, पैरासाइट बॉडी के बाहर भी रह सकता है और पैरासाइट बॉडी के अंदर भी रह सकता है। ठीक है, सो लिखो, इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, मोमोज खाते होंगे तुम सारे। इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इन पैरासिटिक न्यूट्रिशन लिखो, पैरासाइट्स कॉमा लगा लिखो, पैरासाइट्स, पैरासाइट्स लिव ऑन, पैरासाइट्स लिव ऑन और लिव ऑन
और inside the body of a living organism। जो पैरासाइट है वो तो बॉडी के सरफेस पे रहेगा या फिर वो बॉडी के अंदर रहता है, वो भी लिविंग होना चाहिए। ठीक है, चलो भाग जाओ, अब तुम बहुत ज्यादा हैं क्या, एग्जाम्पल नहीं, बहुत कुछ रह गया, अभी टाइप्स भी रह गया है।